Okay, so come on to the topic डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। विभागीय लेखा, डिपार्टमेंट एक वर्ड है, डिपार्टमेंट वर्ड किससे बना है? ठीक है, आप लोग डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हो, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट? डिपार्टमेंटल स्टोर का क्या कॉन्सेप्ट है ना? एक ऐसा बिजनेस जो कि अलग अलग विभागों में, अलग अलग डिपार्टमेंट में विभाजित है, डिवाइडेड है। ठीक है, एक डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हैं तो क्या होता है, आप कोई भी डिपार्टमेंटल स्टोर, बिग बाजार में आप गए होंगे, आपके आजू बाजू में कोई डिपार्टमेंटल स्टोर होगा, किसी में भी गए होंगे, एक बिजनेस यूनिट होती है, सिंगल बिजनेस यूनिट होती है। ठीक है, और उसमें अलग अलग सेक्शंस होते हैं। कैसे अलग अलग सेक्शन होते हैं कि उसमें किराने का सामान भी मिलता है, उसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल भी मिल रहे हैं, उसमें स्टेशनरी भी मिल रहा है, उसमें क्लोथिंग भी मिल रहा है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स भी मिल रहे हैं, ये भी देखा हमने। उसमें और क्या, और बहुत सारी चीजें उसमें, ये यूटेंसिल्स भी मिल रहे हैं। ठीक है, सो मेनी थिंग्स। तो एक बिजनेस हम सीधे डिपार्टमेंटल स्टोर से जोड़ सकते हैं कि एक बिजनेस का यूनिट, ठीक है, जहां पे सिंगल बिजनेस में कहते हैं ना, एक ही छत के नीचे अलग अलग सेक्शन बने हुए, मतलब अलग अलग, इनको मैं क्या बोल सकता हूँ, डिपार्टमेंट बोल सकता हूँ। ठीक है, कि एक ही बिजनेस यूनिट है जो अलग अलग डिपार्टमेंट में क्या है, डिवाइडेड है। एक ही बिजनेस यूनिट के अंडर में अलग अलग तरह का वर्किंग हो रहा है, नेचर भी उनका अलग अलग हो सकता है। आप एक फैक्ट्री का एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, उसमें भी अलग अलग क्या है, डिपार्टमेंट है। मान लीजिए कोई गारमेंट बनाने वाली फैक्ट्री है, उसके अंदर एक डिपार्टमेंट है जो कपड़े में, क्लोथिंग में डील करता है। एक सेक्शन हो गया जो टेलरिंग में डील करता है कि उस जो कपड़ा होता है, एक नॉर्मल रॉ कपड़ा जो होता है, उसको वो स्टिच करके सिल के और एक गारमेंट में क्या करते हैं, रेडी करते हैं। ठीक है, एक सेक्शन हो गया उनका सेलिंग सेक्शन, जिसका सिर्फ काम क्या है, सेल करना है। तो वो एक पूरा जो गारमेंट बिजनेस है वो 3 सेक्शंस में डिवाइड हो गया, 3 विभागों में बढ़ गया, 3 डिपार्टमेंट्स में डिवाइड हो गया। राइट, तो यहाँ एक ऐसे बिजनेस की ही बात की जा रही है जो कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिवाइडेड है। अब प्रॉब्लम क्या है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिवाइडेड है, ये चैप्टर किस चीज से डील करता है? ठीक है, एक डिफरेंट चैप्टर होता है जो आप 11th-12th लेवल पे नहीं पढ़ के आते हो। डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग हमें पढ़ाया क्यों जाता है? मैं हरदम कहता हूं कि जब भी अकाउंटिंग की बात आती है, आप कुछ भी पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि व्हाई यू आर स्टडीइंग दैट टॉपिक, उस टॉपिक को पढ़ क्यों रहे हो। ठीक है, डिपार्टमेंट वाइज या डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग पढ़ाने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है? तो अगर सबसे पहले मैं इस चैप्टर का क्या लिखना चाहता हूं, ऑब्जेक्टिव लिखना चाहता हूं कि इस चैप्टर को पढ़ने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है। देखिए क्या है ऑब्जेक्टिव, कि जब हम अकाउंटिंग करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे, प्रॉफिट लॉस निकलेगा, वो तो पूरे बिजनेस का निकलेगा। कि अगर आज मैं बिग बाजार की बात कर रहा हूं तो बिग बाजार इज ए बिजनेस यूनिट। बिग बाजार अपने आप में एक पूरी बिजनेस यूनिट है। ठीक है, उसके अंदर अलग अलग तरह के सेक्शन है, क्लोथिंग सेक्शन भी है, इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन भी है, फर्नीचर सेक्शन भी है, और ये किराना वाला सेक्शन भी है, अलग अलग सेक्शन है। ठीक है, लेकिन है तो एक ही बिजनेस यूनिट। तो जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं, जब अकाउंटिंग होती है, तो पूरे बिजनेस की अकाउंटिंग होती है, और पूरे बिजनेस का क्या निकलता है, प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, लेकिन आप समझिए, अगर मैं एक ऐसे बिजनेस का ओनर हूं, मैं एक ऐसा बिजनेस रन कर रहा हूं जिसमें अलग अलग इस तरह से डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग विभाग हैं, तो मेरा मान लीजिए पूरा का पूरा बिजनेस प्रॉफिट में रन हो रहा है, प्रॉफिट में चल रहा है, बट फिर भी एज ए बिजनेसमैन मैं ये जानना चाहूंगा, एज ए बिजनेसमैन मैं ये जानना चाहूंगा कि मेरा एक एक सिंगल डिपार्टमेंट प्रॉफिट में चल रहा है या नहीं चल रहा है, वेदर माय डिपार्टमेंट इज रनिंग, इंडिविजुअल डिपार्टमेंट इज रनिंग इन प्रॉफिट और नॉट, दैट आई वांट टू नो। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, इस डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव यही हो गया, टू फाइंड आउट द
डिपार्टमेंटल प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। अगर बहुत सिंपल एक लाइन का ऑब्जेक्टिव हो गया कि डिपार्टमेंटल प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करना ऑब्जेक्टिव है, कि डिपार्टमेंट वाइज ये पता चल जाए कि प्रॉफिट और लॉस कितना है। ताकि क्यों पता चल जाए, हो सकता है कि मान लीजिए पूरा बिजनेस तो प्रॉफिट में चल रहा है, पूरे बिजनेस के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रहे हैं, ठीक है, उसमें जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने उसमें जो रिजल्ट आ रहा है तो पूरे बिजनेस में क्या आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। बट पता चला कि ये जो बिजनेस 4 सेक्शन में डिवाइडेड है, मान लीजिए 100 रुपीज का प्रॉफिट आ रहा है, एक छोटा सा एग्जांपल ऐसे समझने के लिए लेते हैं, 100 रुपीज का प्रॉफिट आ रहा है, 4 डिपार्टमेंट है ए बी सी डी, ठीक है। ए डिपार्टमेंट में 200 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, राइट। बी डिपार्टमेंट में 50 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, सी डिपार्टमेंट में 180 रुपीज का लॉस हुआ, राइट, और डी डिपार्टमेंट में 30 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। अब अगर आप देखें 250 280 का प्रॉफिट हो रहा है और 180 का क्या हुआ, लॉस हुआ, इसलिए वो 100 का प्रॉफिट दिखा रहा है पूरा बिजनेस। अब पूरा बिजनेस तो प्रॉफिट शो कर रहा है, लेकिन वही एज ए ओनर, एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, मैं ये जानना चाह रहा था कि मेरा इंडिविजुअल डिपार्टमेंट प्रॉफिट में चल रहा है या नहीं चल रहा है। पता चला हमारा तो कोई एक डिपार्टमेंट कंटिन्यूअस क्या चल रहा है, लॉस में चल रहा है। तो जब तक हम डिपार्टमेंटल वाइज रिजल्ट का एनालिसिस नहीं करेंगे, रिजल्ट की स्टडी नहीं करेंगे, डिपार्टमेंट वाइज रिजल्ट को नहीं जानेंगे, तब तक हम कोई करेक्टिव मेजर, ऐसा स्टेप नहीं उठा पाएंगे जिससे वो जो डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम चल रही है, जिसकी वजह से उस डिपार्टमेंट में लॉस आ रहा है, उस प्रॉब्लम को हम सही कर सके, या वो लॉस क्यों आ रहा है उस सिचुएशन को हम समझ सके, तब तक हम उसको नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग यही है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, कुछ स्पेशल नहीं है, बहुत सिंपल चैप्टर है। लेकिन पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आप क्लास 11th में पढ़ के आते हो, फाइनल अकाउंट, ठीक है, बहुत बार पढ़ते हो आप, फाइनल अकाउंट बनाते हो, फाइनल अकाउंट बनाते हो आप पूरे बिजनेस का। अब उसी फाइनल अकाउंट की ड्राफ्टिंग होनी है, कैसे, डिपार्टमेंट वाइज। तो अब डिपार्टमेंटल प्रॉफिट निकालना ही बस ऑब्जेक्टिव है कि डिपार्टमेंट वाइज, विभागीय, अलग अलग विभाग का, अलग अलग डिपार्टमेंट का प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करें। तो भाई प्रॉफिट फाइंड आउट करने का तो एक ही तरीका आज तक हमने पढ़ा है, प्रॉफिट फाइंड आउट करने का तो अकाउंटिंग में हमें एक ही सिस्टम सिखाया गया है। क्या सिस्टम सिखाया गया है, फाइनल अकाउंट बना लो, राइट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा, और तो कोई क्राइटेरिया नहीं है कि अगर प्रॉफिट निकालना है तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ, उससे नेट प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन अभी तक हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे थे पूरे बिजनेस का। तो अब हमें ये जो डिपार्टमेंटल प्रॉफिट और लॉस निकालना है, ये कैसे निकलेगा, बाय मेकिंग। उसके लिए हमें क्या करने पड़ेंगे, हमें बनाना पड़ेगा बाय मेकिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमें बनाने हैं डिपार्टमेंट वाइज। कैसे बनाने हैं, डिपार्टमेंट वाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने हैं, ठीक है। डिपार्टमेंट वाइज बोले तो कि वही ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट तो वैसे ही होगा जैसा बनाना सीखा है, बस किसी टाइम पे आपने 11th लेवल पे जब आप बेसिक पढ़ते हो तो आपने कैश बुक में पढ़ा होगा डबल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक, या 12th लेवल पे पार्टनरशिप पढ़ते हो तो पार्टनरशिप में पार्टनर्स के जब आप कैपिटल अकाउंट बनाते हो तो 2 पार्टनर होते हैं, 3 पार्टनर होते हैं, 4 पार्टनर होते हैं, तो अमाउंट के उतने कॉलम बनाते हो जितने पार्टनर हैं। तो यहाँ पे भी वही हो जाएगा कि अमाउंट के उतने कॉलम हो जाएंगे जितने डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2, डिपार्टमेंट 3। बस यही डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग है कि भाई अल्टीमेटली आप प्रॉफिट लॉस निकाल रहे हो, और प्रॉफिट और लॉस निकालने का सिर्फ एक ही तरीका है,
हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। सिर्फ अब उसको हम अभी तक सिंगल कॉलम में बना रहे थे, पूरे बिजनेस का एक बना रहे थे, अब वो पूरे बिजनेस का एक नहीं बल्कि वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो पूरे बिजनेस का नहीं बल्कि क्या बनेगा, डिपार्टमेंट वाइज बन जाएगा। इस तरह से डिपार्टमेंट के अलग अलग क्या कर लेंगे, हम कॉलम बना लेंगे, राइट। देखिए, जब हमें डिपार्टमेंट वाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने हैं, डिपार्टमेंट वाइज रिजल्ट निकालना है, तो एक समस्या आने वाली है। क्या प्रॉब्लम आने वाली है कि जो इनकम और एक्सपेंसेस, देखिए फाइनल अकाउंट्स में क्या होता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको 100% सबको पता होगा उसका फॉर्मेट। उसमें क्या होता है, इनकम्स होती हैं और एक्सपेंसेस होते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में स्टार्ट विद द ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस होती है, सेल्स होती है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, क्लोजिंग स्टॉक होता है, बैलेंसिंग फिगर से ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हो, ठीक है। फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट को फॉरवर्ड करते हो, फिर उसमें अदर इनकम को ऐड करते हो, एक्सपेंसेस को माइनस करते हो, तब जाके नेट प्रॉफिट आता है। आई गेस मुझे वो चीज को बताने की जरूरत नहीं है, उससे हम बहुत अच्छे से फैमिलियर हैं कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होता क्या है। अब दिक्कत क्या है कि आप उसी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मैंने कहा इस चैप्टर में थ्योरी है ही कुछ, बस ये चैप्टर का प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट हो जाता है, यही खास बात है सर, ठीक है, कि हम डिपार्टमेंट वाइज रिजल्ट निकालना चाहते हैं तो हमारे पास उस ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप जितने भी आइटम्स को लिखते हो वो सारे आइटम आपके पास डिपार्टमेंट वाइज अवेलेबल होने चाहिए, वो सारी इंफॉर्मेशन आपके पास डिपार्टमेंट वाइज होनी चाहिए। तो देखिए, कुछ चीजें तो डिपार्टमेंट वाइज आराम से मिल जाएगी, ओपनिंग स्टॉक डिपार्टमेंट वाइज आराम से मिल जाएगा कि हर डिपार्टमेंट का ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक कितना है, उसमें तो कोई टेंशन नहीं है। डिपार्टमेंट वाइज परचेज भी मिल जाएगी क्योंकि हर डिपार्टमेंट की एक्टिविटी अलग अलग है, तो उनकी परचेज भी हमें अकाउंटिंग रिकॉर्ड से डिपार्टमेंट वाइज मिल जाएगी, डिपार्टमेंट वाइज सेल भी मिल जाएगी। और जनरली डिपार्टमेंट वाइज डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी अलग अलग मिल सकते हैं क्योंकि हर डिपार्टमेंट के डायरेक्ट एक्सपेंसेस अपने अलग होंगे, मिल सकते हैं, शायद मैक्सिमम टाइम मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है ना, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं, आज इलेक्ट्रिसिटी का बिल तो पूरी बिल्डिंग का ही आएगा ना। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट वाइज बिल नहीं दे रहा क्योंकि हमने डिपार्टमेंट वाइज मीटर तो लगाया नहीं है, तो बिल तो पूरे बिल्डिंग का आ रहा है, राइट। रेंट, बिल्डिंग का रेंट, अब रेंट तो पूरी बिल्डिंग का जा रहा है, हम कमरों के हिसाब से तो रेंट दे नहीं रहे, पूरी बिल्डिंग का रेंट दे रहे, राइट। तो अब उसको डिपार्टमेंट वाइज कैसे डिवाइड करें, डिपार्टमेंट वाइज एलोकेशन का मतलब यही होता है बंटवारा करना, बांटना। तो उन एक्सपेंसेस और बहुत सारी इनकम, खैर किसी भी बिजनेस में मेन इनकम तो सेल्स होती है और सेल्स का तो मैंने कहा हमें डिपार्टमेंट वाइज अलग से मिल जाएगा, लेकिन और भी इनकम होती है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट होती है, और भी बिजनेस में इनकम होती है, कोई कमीशन ही मिल गया, उनको डिपार्टमेंट वाइज कैसे डिवाइड करेंगे, तो वो सारा डिस्कशन अभी हमें करना है। क्वेश्चन पे पहुंचने से पहले आज के लेक्चर में हमारा यही डिस्कशन होगा कि उस बिजनेस के एक्सपेंसेस जो टोटलिटी में दिए होंगे, अलग अलग दिए होंगे तो बहुत ही इजी काम हो जाएगा, लेकिन जो टोटलिटी में दिए होंगे, टोटल बिजनेस के एक्सपेंडिचर दिए होंगे, तो उनको हम डिपार्टमेंट वाइज कैसे बाइफरकेट करेंगे, डिपार्टमेंट वाइज उसको कैसे एलोकेट करेंगे, बंटवारा उनका कैसे करेंगे अलग अलग विभागों में, अलग अलग डिपार्टमेंट में, वो डिस्कस करना, वो पढ़ना सबसे पहले जरूरी है। तब जाके हम डिपार्टमेंट वाइज ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना पाएंगे और डिपार्टमेंट वाइज तब जाके हम रिजल्ट निकाल पाएंगे, ठीक है। तो वो काम कैसे करें, तो देखिए सबसे पहले हम एक्सपेंडिचर्स की बात करते हैं, ठीक है, कि जो एक्सपेंडिचर को डिपार्टमेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, एक्सपेंडिचर को डिपार्टमेंट वाइज बांटने के लिए क्या क्राइटेरिया होगा, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस। तो कुछ एक्सपेंसेस को डिस्कस करते हैं और साथ में ये डिस्कस कर सकते हैं कि उसको कैसे बांटा जा सकता है। जैसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस
पहले मैं लिख देता हूँ। अक्सर मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, अभी आपके लिए तो चैप्टर नया है लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, डायरेक्ट एक्सपेंसेस अक्सर वो डिपार्टमेंट वाइज आपको अलग अलग करके दे देंगे, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर डायरेक्टली रिलेटेड टू परचेज। डायरेक्ट एक्सपेंसेस सीधे सीधे परचेज से रिलेटेड होते हैं, और क्योंकि वो परचेज से रिलेटेड होते हैं तो वो हमें जनरली डायरेक्टली गिवन भी होते हैं। लेकिन अगर कभी नहीं हो तो अब क्या करना पड़ेगा, देखिए सीधा सा फंडा है कि हमारे पास कोई एक्सपेंसेस है जो पूरे बिजनेस का है, हमें उसे डिपार्टमेंट वाइज क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हमें कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। अच्छा 90% केस में ऐसा भी होगा, 90% केस में ऐसा भी होगा कि उन एक्सपेंसेस को डिपार्टमेंट वाइज जो बांटना है कि डिपार्टमेंट 1 का कितना, 2 का कितना, 3 का कितना, वो कैसे बांटना है, कौन सा रेशियो लगाना है, वो भी आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। कैसे बांटना है, कौन सा रेशियो लगाना है, दैट इज आल्सो गिवन टू यू इन द क्वेश्चन। लेकिन फिर भी हम डिस्कस करें, कभी नहीं दिया हो तो हम अपना क्या कॉमन सेंस लगा सकते हैं, एक्सपेंसेस को एलोकेट कर रहा है। देखिए पूरे डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में ये अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग करने के लिए, डिपार्टमेंटल प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए ये जरूरी है। ठीक है, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस को सोचें, डिस्ट्रीब्यूट करने का, डिपार्टमेंट वाइज बांटने का क्या क्राइटेरिया हो सकता है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर डायरेक्टली रिलेटेड टू परचेज, डायरेक्टली परचेज से रिलेटेड है, तो हम इन डायरेक्ट एक्सपेंसेस को कौन से रेशियो में ले सकते हैं, परचेज के रेशियो में। कि इंडिविजुअल डिपार्टमेंट की परचेज तो ऑलवेज आपको गिवन होगी, इंडिविजुअल डिपार्टमेंट की परचेज होगी, तो जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हुए उनको क्या करें हम, परचेज के रेशियो में, परचेज का एक अनुपात बना ले, एक रेशियो बना ले, और उस परचेज के रेशियो में क्या कर दे, उन डायरेक्ट एक्सपेंसेस को क्या कर दे, डिस्ट्रीब्यूट कर दे। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की, जो कि सबसे ज्यादा होते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में हम कुछ एक्सपेंसेस लेते हैं जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि वो कैसे अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूट होगा, कि क्या रेशियो हम उसमें, ऑब्वियसली रेशियो तो लगाना पड़ेगा। अगर आप कुछ भी चीज को बांटते हो, कोई भी अमाउंट को आप एलोकेट कर रहे हो, बाइफरकेट कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो आपको कोई ना कोई रेशियो फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ कौन सा रेशियो लगेगा, मान लीजिए मैं ले लेता हूँ रेंट। अब बिल्डिंग का रेंट है साहब, अब बिल्डिंग का रेंट को हम कैसे डिपार्टमेंट वाइज बांटे, क्योंकि रेंट तो पूरी बिल्डिंग का है, अब उसको डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग कैसे करें, क्या क्राइटेरिया हो सकता है, आप अपने दिमाग में जरूर सोचना। ठीक है, तो क्या क्राइटेरिया हो सकता है कि जनरली जो लैंड होती है, जो बिल्डिंग होती है, उसका हम मेजरमेंट करते हैं स्क्वायर फीट में, स्क्वायर मीटर में। आपने सुना होगा कि ये हाउस 2000 स्क्वायर फीट का है, मतलब एरिया। तो हम क्या करें, क्राइटेरिया अडॉप्ट क्या करें, अगर हमें हर डिपार्टमेंट कितना एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है, कितना एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर फीट और स्क्वायर मीटर, जो भी किसी भी मेजरमेंट कुछ भी दिया हो, हर डिपार्टमेंट का एरिया ऑक्यूपाइड अगर पता चल जाए, तो उस एरिया ऑक्यूपाइड के रेशियो में हम रेंट को क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो रेशियो ऑफ एरिया occupied by each department, right? ये क्राइटेरिया हो सकता है। अब आप वहां जाके कोई मेजर नहीं करने जा रहे, आपको तो क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक है ना, तो रेंट कहीं दिया हो और साथ में एरिया की इंफॉर्मेशन दे दी हो, तो आपको दिमाग, उसने कहा हो कि रेंट को एरिया में बांटो तब तो ठीक है, नहीं भी कहा तो भी आप दिमाग लगा लोगे कि हाँ भैया रेंट है, तो जो भी डिपार्टमेंट वाइज हमें एरिया ऑक्यूपाइड दिया हुआ है, उस एरिया ऑक्यूपाइड के रेशियो में रेंट का क्या होगा, डिवीजन होगा। चलिए और लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब इलेक्ट्रिसिटी बिल भी पूरे बिजनेस का आता है, उसको डिपार्टमेंट वाइज कैसे एलोकेट करें इलेक्ट्रिसिटी बिल को, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल को डिपार्टमेंट वाइज कैसे एलोकेट कर सकते हैं, या तो एरिया ऑक्यूपाइड में, इसका भी क्राइटेरिया हो सकता है कि जिस डिपार्टमेंट का जितना बड़ा एरिया,
जिस डिपार्टमेंट ने जितना बड़ा एरिया ऑक्यूपाई किया हुआ है उस डिपार्टमेंट का उतना ही इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा होगा। ठीक है, तो एक तो यही हो सकता है क्या, रेशियो ऑफ एरिया ऑक्यूपाइड, ये भी हो सकता है। एक दूसरा भी हो सकता है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स। क्या किया जाता है, हर डिपार्टमेंट के लाइट पॉइंट्स काउंट कर लिए जाते हैं। लाइट पॉइंट्स मतलब जब फॉर एग्जांपल आज मैं इस रूम में पढ़ा रहा हूं तो इसमें 4 ट्यूबलाइट्स हैं, 2 फैंस हैं, 1 एसी है, 1 एग्जॉस्ट है, तो ये इसके क्या हो गए, लाइट पॉइंट्स हो गए। तो नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स काउंट कर लिए जाते हैं, उसका रेशियो भी इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए कभी कभी अप्लाई कर लिया जाता है। या और भी कुछ क्वेश्चन में दे सकता है, ये तो हम सिर्फ एक कोई रिजिड रूल नहीं है जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये मैं एक क्राइटेरिया डिस्कस कर रहा हूँ कॉमन सेंस लगा के कि हम एक्सपेंसेस को डिपार्टमेंट वाइज कैसे एलोकेट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें सैलरी, एम्प्लॉयज की सैलरी को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, तो एक क्राइटेरिया हो सकता है अगर ये पता चल जाए एम्प्लॉयज वर्किंग इन ईच डिपार्टमेंट, कि हर डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय वर्किंग कर रहे हैं, अगर किसी भी तरीके से हमें उसका रेशियो पता चल जाए तो हम उस रेशियो में क्या करेंगे, सैलरी को डिवाइड कर सकते हैं डिपार्टमेंट वाइज। ठीक है, और देखते हैं देयर आर सेवरल एक्सपेंसेस। मैं आपको फिर कह रहा हूं ज्यादातर के केस में तो आपको ही क्वेश्चन में दिया होगा कि कैसे एलोकेट करना है, लेकिन कभी कभी नहीं दिया होता। जैसे मैं आपको जो बोल रहा था कि रेंट दे दिया और एरिया की इंफॉर्मेशन दे दी, लेकिन क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा नहीं उसने कि रेंट को एरिया में बांटो, तो आप वहां दिमाग लगा लोगे कि रेंट है तो मुझे किसमें बटेगा, एरिया में बटेगा। ठीक है, ऐसे ही expenses related to sales, बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो सेल्स से रिलेटेड होते हैं। कौन से होते हैं सेल्स से रिलेटेड, एडवर्टीजमेंट ले लीजिए, कैरिज आउटवर्ड ले लीजिए, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ले लीजिए, बैड डेट्स भी चलो कहीं ना कहीं डायरेक्टली सेल्स से रिलेटेड है। तो फिर इन सबको कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, रेशियो ऑफ सेल्स। बहुत सारी जगह पे सेल रेशियो भी काम आता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंसेस जो होते हैं वो सेल के रेशियो में होते हैं। राइट, तो हमने क्या किया, ये कुछ क्राइटेरिया अडॉप्ट कर लिए, जिस क्राइटेरिया के बेसिस पे हमने इनडायरेक्ट और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड कर लिया। अब हमारे लिए आसान हो जाएगा, अब हमारे लिए इजी हो जाएगा डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, क्योंकि डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सबसे बड़ी टेंशन यही है, वो है एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस। अच्छा, इनकम की अगर हम बात करें, इनकम में तो एक इनकम सेल्स होती है, मेन सेल्स ही होती है, वो तो हमें अलग अलग दी जाएगी। अगर अदर कोई इनकम है तो उसका कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है। आज मान लीजिए इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट जो किया हुआ है, किसी कंपनी के शेयर लिए हुए हैं, कोई गवर्नमेंट बॉन्ड लिया हुआ है, कहीं पैसा लगाया हुआ है, तो वो डिपार्टमेंट वाइज पैसा तो नहीं लगाया गया, वो जो पैसे का इन्वेस्टमेंट किया गया है वो तो पूरे बिजनेस का इन्वेस्टमेंट है। अब उसकी इनकम डिपार्टमेंट वाइज कैसे बांटे, तो उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो क्वेश्चन में बोलेगा कि इनकम्स को अगर एलोकेट करना है तो डिपार्टमेंट वाइज कैसे एलोकेट करेंगे। इनकम्स का कोई क्राइटेरिया नहीं है। हाँ, एक डिस्काउंट रिसीव्ड जरूर होता है इनकम के केस में, जिसको हम डिपार्टमेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि जो डिस्काउंट रिसीव्ड होता है। ठीक है, तो अगर मैं एलोकेशन ऑफ इनकम की बात करूं, अगर मैं क्राइटेरिया या एलोकेशन ऑफ इनकम का बनाऊं, ठीक है, तो जनरली सेल्स तो अलग से गिवन होगी, जो दूसरी इनकम है उनका क्राइटेरिया क्या रखना है, दैट इज आल्सो गिवन। ठीक है, जनरली द रेशियो
विल बी प्रोवाइडेड। ठीक है, या तो रेशियो प्रोवाइड करेगा क्वेश्चन में, और इनकम्स या अदर इनकम्स बोल देता हूं, अदर इनकम्स will not be allocated department wise। या तो हमें इनकम्स को डिपार्टमेंट वाइज कैसे बांटना है, अदर देन सेल, सेल तो हमारे पास होगी डिपार्टमेंट वाइज, जितनी अदर इनकम है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट होती है, कमीशन होती है, कोई रेंट रिसीव्ड है, जो भी आप पढ़ के आते हो, जो भी आप समझते हो, यही ज्यादातर इनकम होती है, इनकम के ज्यादा टाइप नहीं होते। अब उनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है डिपार्टमेंट वाइज, या तो क्वेश्चन में गिवन होगा, या फिर हम उनको डिपार्टमेंट वाइज एलोकेट ही नहीं करेंगे। अब आप कहोगे सर डिपार्टमेंट वाइज एलोकेट नहीं करेंगे तो डिपार्टमेंट वाइज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, वो भी अभी बताऊंगा। एक इनकम के लिए लिखता हूं डिस्काउंट रिसीव्ड के लिए, इसका हमें क्राइटेरिया सीधा सीधा समझ में आता है। डिस्काउंट रिसीव्ड कैन बी, डिस्काउंट रिसीव्ड को हम बांट सकते हैं, कैन बी एलोकेटेड इन कौन से रेशियो में, परचेज रेशियो। डिस्काउंट रिसीव किससे होता है, सप्लायर से, और सप्लायर से आपने क्या किया होगा, परचेज किया होगा, तो डिस्काउंट रिसीव को हम परचेज के रेशियो में क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। डिस्काउंट रिसीव के लिए हम परचेज का रेशियो अप्लाई कर सकते हैं और डिस्काउंट रिसीव को डिपार्टमेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेकिन जो बाकी की इनकम है, कमीशन का कोई क्राइटेरिया नहीं हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का कोई क्राइटेरिया नहीं हो सकता। तो याद हो क्वेश्चन में हमें देगा ऐसे ही, बहुत सी बार कुछ ऐसे भी एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, हमने कुछ एक्सपेंसेस का क्राइटेरिया तो डिस्कस कर लिया कि इसको डिपार्टमेंट वाइज कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें। बहुत सी बार ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जिसका कोई क्राइटेरिया नहीं हो सकता कि कैसे डिपार्टमेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूट करें। फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन लोन, कंपनी है तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। अब इंटरेस्ट ऑन लोन तो पूरे बिजनेस के लिए लिया होगा, डिबेंचर तो पूरे बिजनेस का इशू किया हुआ है, उसका पैसा तो पूरे बिजनेस में यूज हो रहा है। अब उसको डिपार्टमेंट वाइज कैसे बांटे, कोई क्राइटेरिया नहीं। ठीक है, जनरल एक्सपेंसेस, अब जनरल एक्सपेंसेस तो जनरली पूरे बिजनेस के हैं, तो या तो वो दे हमें कि भाई जनरल एक्सपेंसेस को ऐसे बांटो, नहीं तो हमारे लिए तो देख देना कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें। तो ऐसा भी होगा कि कुछ इनकम और कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होंगे, ठीक है, जिनको डिपार्टमेंट वाइज एलोकेट करना मुश्किल होगा या जिसका क्राइटेरिया नहीं दिया होगा, तो उसका क्या करेंगे वो भी मैं बताता हूं कि उसको हम कैसे सेटल करेंगे। एक पॉइंट और लिख लें, दोस एक्सपेंसेस एंड इनकम, those expenses and income, ऐसे expenses income which cannot be allocated, ऐसी expenses income और जिसको हम allocate नहीं कर सकते, which cannot be allocated department wise, जिसको हम डिपार्टमेंट वाइज एलोकेट नहीं कर सकते, उनको कहां ले लेंगे, उनको ले लेंगे ट्रांसफर टू जनरल पी एंड एल अकाउंट। अब साहब ये जनरल पी एंड एल क्या है, तो सुनिए क्या है। देखिए क्या करते हैं, डिपार्टमेंट वाइज ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है, हमने डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, रफली इसको समझिए, जिसमें हमने D1, D2, D3, D1, D2, D3, ठीक है, यहाँ हमने सारी इनकम एक्सपेंसेस ले लिए डिपार्टमेंट वाइज। पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया, फिर ग्रॉस प्रॉफिट में वो सब करके नेट प्रॉफिट निकाल लिया। अब क्या हुआ, मान लीजिए कुछ एक दो इनकम रह गई और एक दो एक्सपेंसेस रह गए जिसको हम डिपार्टमेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, कोई क्राइटेरिया नहीं है। जैसे मैंने कहा इंटरेस्ट ऑन लोन, अरे इंटरेस्ट ऑन लोन का कोई क्राइटेरिया हो ही नहीं सकता क्योंकि लोन हमने डिपार्टमेंट वाइज लिया ही नहीं,
तो फिर उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें? नहीं करो तो फिर कहोगे सर फिर आप डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग क्यों पढ़ा रहे हो? अगर नहीं करेंगे तो फिर तो डिपार्टमेंट वाइज रिजल्ट आया ही नहीं सही। तो सही बात है, आपका नहीं आया। सुनिए, ऑफिशियली इनकम टैक्स वालों को जब ये फाइनल अकाउंट दिए जाते हैं ना, रिटर्न फाइलिंग में हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फाइनल अकाउंट जाते हैं, वो डिपार्टमेंट वाइज नहीं बनते, वो तो पूरे बिजनेस के बनते हैं। डिपार्टमेंट वाइज अकाउंटिंग करना जो प्रोप्राइटर है, जो ओनर है, जो एडमिनिस्ट्रेटर है, जो अकाउंटेंट है, उसकी नीड है। गवर्नमेंट ने नहीं बोला कि आप डिपार्टमेंट वाइज अकाउंटिंग बनाओ, गवर्नमेंट को तो पूरे बिजनेस की चाहिए। डिपार्टमेंट वाइज अकाउंटिंग तो हम अपनी जरूरत के लिए बना रहे हैं, अपनी नीड के लिए बना रहे हैं कि हम इससे डिपार्टमेंट वाइज रिजल्ट फाइंड आउट कर पाए, ताकि अगर कोई हमारा डिपार्टमेंट प्रॉब्लम में चल रहा है तो हम करेक्टिव मेजर लेके उसकी प्रॉब्लम को क्या कर सके, दूर कर सके। तो मान लीजिए 10 एक्सपेंसेस है, उसमें से 8 का आपने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया डिपार्टमेंट वाइज, 2 का नहीं भी हो पाया तो कोई दिक्कत नहीं है ना। हम कहते हैं ना वो एस्टिमेटेड, मोटा मोटा तो हमें पता चल गया ना कि डिपार्टमेंट प्रॉफिट में चल रहा है, लॉस में चल रहा है। कोई एकाध एक्सपेंसेस और एकाध इनकम, अब बिजनेस की मेन इनकम कौन सी होती है? सेल्स, प्रॉफिट तो उसके हिसाब से निकलता है। तो सेल तो हमें डिपार्टमेंट वाइज मिल गई ना, ठीक है, कमीशन या इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं भी मिला तो कितना फर्क पड़ेगा। तो क्या करते हैं, ऐसे इनकम और ऐसे एक्सपेंसेस जिसको हम डिपार्टमेंट वाइज एलोकेट नहीं कर पाते, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद एक जनरल P&L बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? जनरल P&L। क्या जितने इनकम एक्सपेंसेस को हम डिपार्टमेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे थे, उन सबको हमने डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले लिया और उससे डिपार्टमेंट वाइज हमने रिजल्ट निकाल लिया। तो एक जो अभी तक हम डिपार्टमेंट वाइज काम ही नहीं कर रहे थे, अब हमारे डिपार्टमेंट वाइज काम करने से हमें एक डायरेक्शन तो दिख गया, हमें एक डायरेक्शन तो नजर आ गया कि हाँ भाई डिपार्टमेंट इतने प्रॉफिट में इतने प्रॉफिट में चल रहा है। अब क्राइटेरिया ये है कि बिजनेस का ओवरऑल प्रॉफिट भी निकालना है, क्योंकि ये डिपार्टमेंट वाइज नेट प्रॉफिट निकालने में हमने कुछ इनकम और कुछ एक्सपेंसेस को भी छोड़ा हुआ है, जिनको हम डिपार्टमेंट वाइज एलोकेट नहीं कर पाए। तो क्या करते हैं, इसके बाद एक छोटा सा जनरल P&L बना लेते हैं, उसमें डिपार्टमेंट वाइज नेट प्रॉफिट ट्रांसफर कर लेते हैं टू नेट प्रॉफिट डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2, डिपार्टमेंट 3। हमने डिपार्टमेंट वाइज रिजल्ट को ट्रांसफर कर लिया, ठीक है। अब ऐसी इनकम जिसको आप डिपार्टमेंट वाइज नहीं एलोकेट कर पाए, उस इनकम को इसमें जाके क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। और ऐसे एक्सपेंसेस जिसको आप डिपार्टमेंट वाइज एलोकेट नहीं कर पाए, वो एक्सपेंसेस यहाँ पे चार्ज कर लोगे। जनरल P&L मतलब पूरे बिजनेस का। सोचो ना, ये जो डिपार्टमेंट वाइज आपके पास रिजल्ट निकले हैं, ये जो डिपार्टमेंट वाइज आपने नेट प्रॉफिट निकाला है, ये पूरे बिजनेस का ही तो हुआ, लेकिन इसमें कुछ इनकम को भी कंसीडर करना बाकी है, कुछ एक्सपेंसेस को भी चार्ज करना बाकी है, जिनको हम डिपार्टमेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाए। तो जो इनकम छोड़ दी उसको ऐड कर दिया, जो एक्सपेंसेस अभी चार्ज नहीं किया उसको चार्ज कर लिया, तो बिजनेस का क्या आ जाएगा, फाइनल नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में कभी कभी ये जनरल P&L का भी रोल हो सकता है। जनरल P&L में ऐसे सारे इनकम और एक्सपेंसेस जाएंगे जिनका डिपार्टमेंट वाइज बंटवारा नहीं हुआ है, जिनका डिपार्टमेंट वाइज एलोकेशन नहीं हुआ है, ठीक है। तो देखो हम धीरे धीरे उस लेवल पे पहुंच रहे हैं। मैंने कहा कि जो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी उसमें हम सीधे क्वेश्चन वाले क्राइटेरिया पे आ जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में करना क्या है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है डिपार्टमेंटल, जिससे आप बहुत अच्छे से फैमिलियर हैं, और कोई ऐसा एक्सपेंडिचर, कोई ऐसा इनकम जिसको हम डिपार्टमेंट वाइज एलोकेट नहीं कर पा रहे हैं, डिपार्टमेंट वाइज बांटने में जिसको प्रॉब्लम आ रही है, उसको सबको कहाँ ले लेंगे, जनरल P&L, ताकि बिजनेस का पूरा क्या निकाल पाए, हम रिजल्ट निकाल पाए। क्योंकि अल्टीमेटली बिजनेस का रिजल्ट भी जानना
जरूरी है। लेकिन इस चैप्टर का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो पूरा हो गया कि डिपार्टमेंट वाइज एक रिजल्ट हमें मिल गया। ठीक है, एक आध चीजें डिपार्टमेंट वाइज नहीं भी बढ़ी, तब भी एक मोटा मोटा एस्टिमेशन तो लग ही गया कि डिपार्टमेंट प्रॉफिट में चल रहा है या लॉस में चल रहा है, यही जानना पर्पस भी था। देखिए, एक और जब आप डिपार्टमेंटल वाइज अकाउंटिंग करोगे तो एक कॉन्सेप्ट होता है इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर। इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर की एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को कोई गुड्स सप्लाई हुआ, एक डिपार्टमेंट ने दूसरे डिपार्टमेंट को अपनी कोई सर्विसिंग दी, सर्विस दी गई तो दूसरे डिपार्टमेंट ने सर्विस ली, एक ने दी। तो इस तरह से जो इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, उसको कैसे रिकॉर्ड करें। देखिए, जब पूरे बिजनेस की बात कर रहे हो तो रिकॉर्ड करने की जरूरत क्या है भैया, क्योंकि डिपार्टमेंट 1 ने डिपार्टमेंट 2 को दिया तो है तो बिजनेस में, डिपार्टमेंट 2 ने डिपार्टमेंट 3 को दिया तो है तो बिजनेस में, तो रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है जब आप पूरे बिजनेस की बात कर रहे हैं। लेकिन हम डिपार्टमेंटल वाइज रिकॉर्डिंग करने वाले हैं, डिपार्टमेंटल वाइज अकाउंटिंग करने वाले हैं, तब ये फैक्टर भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में गुड्स गया तो एक डिपार्टमेंट का गुड्स कम होगा, दूसरे का क्या होगा, बढ़ेगा। अच्छा, ये इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर भी दो तरीके से होता है, एट कॉस्ट और एट मार्केट प्राइस। हम पहले पढ़ेंगे एट कॉस्ट, मार्केट प्राइस को हम बाद में स्टडी करेंगे। पहले अभी हम पढ़ रहे हैं एट कॉस्ट कि एक डिपार्टमेंट ने दूसरे डिपार्टमेंट को जो गुड्स और सर्विसेज दिया वो कॉस्ट पे दिया, तो भाई होना भी कॉस्ट पे चाहिए। ठीक है, आज मान लीजिए ये एक बिजनेस यूनिट है जहां मैं खड़ा हूं, मैं एक डिपार्टमेंट हूं और मेरे बाजू वाला रूम एक डिपार्टमेंट है, मैं अपने डिपार्टमेंट से कुछ गुड्स दे रहा हूं बाजू वाले रूम को, तो सेल प्राइस पे क्यों दूंगा भाई। मैं और बाजू वाला डिपार्टमेंट तो एक ही बिजनेस का पार्ट है, तो हम आपस में प्रॉफिट थोड़ी ना कमाएंगे। अरे प्रॉफिट तो हमें किससे कमाना है, प्रॉफिट तो हमें कमाना है मार्केट से, बाजार से, कस्टमर से। तो वैसे तो कॉस्ट पे होना चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा क्राइटेरिया होता है कि एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर देता है सेल प्राइस पे, प्रॉफिट जोड़ के, तो उस केस में क्या होगा उसको बाद में डिस्कस करेंगे। पहला पार्ट है कि अगर इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर कॉस्ट पे हुआ, तो बहुत आसान है, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर कॉस्ट पे हुआ, इसलिए मैं पहले इसको ले रहा हूं। सिंपल कि एक डिपार्टमेंट ट्रांसफर कर रहा है और दूसरा डिपार्टमेंट रिसीव कर रहा है, तो क्या होगा, जो डिपार्टमेंट रिसीव कर रहा है उसके लिए परचेज, और जो डिपार्टमेंट ट्रांसफर कर रहा है उसके लिए क्या हो गई, वो सेल हो गई। लेकिन परचेज भी कॉस्ट प्राइस पे हुई, चलो परचेज तो कॉस्ट प्राइस पे होती है, उधर उसके यहाँ ट्रांसफर भी कौन से प्राइस पे हुआ, सेल प्राइस पे। तो क्या हुआ, मैं और दूसरा डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट 1 और डिपार्टमेंट 2 एक ही बिजनेस का पार्ट है, तो कुछ गुड्स मेरे पास से कॉस्ट प्राइस पे जो पड़ा हुआ था, मैंने उस गुड्स को अपने यहाँ से माइनस कर दिया और किसको दे दिया, दूसरे डिपार्टमेंट को दे दिया। तो उस डिपार्टमेंट के पास जाके वो गुड्स ऐड हो गया कौन से प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस पे। तो करना क्या है, अगर एट कॉस्ट ट्रांसफर होता है गुड्स, ठीक है, तो फिर जो ट्रांसफर डिपार्टमेंट है, दो डिपार्टमेंट हुए ना, ट्रांसफर डिपार्टमेंट और ट्रांसफरी डिपार्टमेंट। ट्रांसफर डिपार्टमेंट मतलब ट्रांसफरर, ट्रांसफर करने वाला, ट्रांसफरी जिसके पास आ रहा है, तो ट्रांसफर डिपार्टमेंट तो रिकॉर्ड करेगा, रिकॉर्ड एज सेल्स एट कॉस्ट, कि अपने यहाँ वो उस ट्रांसफर को रिकॉर्ड करेगा सेल्स की तरह, और वो भी कॉस्ट पे। तो उसका इंपैक्ट क्या आएगा, इंपैक्ट क्या आएगा, एज ए रिजल्ट इट्स स्टॉक will be reduced। सोचो ना, मैंने दूसरे डिपार्टमेंट को अपना गुड्स दे दिया और कॉस्ट प्राइस पे दिया, वो गुड्स मेरी यहाँ भी कॉस्ट प्राइस पे जुड़ा हुआ था, तो मैंने अपना गुड्स कम कर दिया, मेरा स्टॉक कम हो जाएगा, और मैंने किसको दे दिया, डिपार्टमेंट 2 को।
तो मैं उसे एक तरह से सेल्स की तरह रिकॉर्ड कर लूंगा, लेकिन ऐसी सेल जो किस पे हुई है, कॉस्ट पे, और जब आप कॉस्ट पे सेल दिखाओगे तो वो सेल नहीं है, वो सिर्फ गुड्स का आउटगोइंग है, गुड्स का बाहर जाना है, और हमारा जो स्टॉक होगा वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। और जो ट्रांसफरिंग डिपार्टमेंट है, जिसके पास ट्रांसफर होके आ रहा है, ठीक है, वो रिकॉर्ड एज परचेज, परचेज पे रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। एज ए रिजल्ट इट्स स्टॉक विल बी इंक्रीज, उसका स्टॉक बढ़ जाएगा, दैट्स इट। तो इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर कॉस्ट प्राइस पे हो रहा है, तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है। जिस डिपार्टमेंट ने ट्रांसफर किया उसका स्टॉक कम कर दो, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट में सारा गुड्स डेबिट साइड में पड़ा होता है, तो जिस डिपार्टमेंट ने ट्रांसफर किया उसके यहाँ वो गुड्स जाता हुआ दिखा दो क्रेडिट साइड में, और जिस डिपार्टमेंट के पास ट्रांसफर होके आया उसका स्टॉक आप बढ़ा दीजिए, उसके यहाँ वो गुड्स दिखा दीजिए कौन से साइड में, डेबिट साइड में। हो गया बस इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर, ठीक है। अगर इसको मैं डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हिसाब से ऐसे समझाऊं, ठीक है, D1 D2 D1 D2, तो एक डिपार्टमेंट के लिए मान लीजिए D1 ने D2 को गुड्स दिया, ठीक है, D1 ने D2 को गुड्स दिया, तो परचेज तो D2 के लिए हो जाएगी, और बाय सेल्स यही लिखेंगे, D1 के लिए सेल हो जाएगी बस। और कौन से प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस पे। तो D1 ने जो गुड्स दिया D2 को, उस पे D1 ने कोई प्रॉफिट नहीं कमाया, और होना भी यही चाहिए कि अगर मैं एक ही बिजनेस का पार्ट हूं, मैं एक डिपार्टमेंट हूं, मैं दूसरे डिपार्टमेंट को गुड्स दे रहा हूं, तो मैं उस पर प्रॉफिट क्यों कमाऊंगा। मेरे यहाँ से तो सिंपली वो गुड्स कम हो जाएगा और उसके उस डिपार्टमेंट का गुड्स जाके इंक्रीज हो जाएगा, दैट्स इट। तो इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर का क्राइटेरिया ये है कि उसकी सिर्फ रिकॉर्डिंग होती है, उसका कोई एडजस्टमेंट नहीं होता, क्योंकि उसमें प्रॉफिट इंक्लूडेड नहीं होता। अब आप आगे पढ़ेंगे, हम जब कुछ क्वेश्चन करेंगे पहले नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में, तब हम आगे पढ़ेंगे कि मार्केट प्राइस पे जब ट्रांसफर होता है, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, होता है ना किसी चैप्टर में कोई चीज इंपॉर्टेंट होती है, तो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट आएगा कि मार्केट प्राइस पे जब ट्रांसफर होता है, मतलब एक डिपार्टमेंट ने दूसरे डिपार्टमेंट से प्रॉफिट कमा लिया, तो एक डिपार्टमेंट ने दूसरे डिपार्टमेंट से प्रॉफिट कमा लिया, ऐसा कैसे हो गया, तो घर घर में प्रॉफिट कमा लिया कि मैं अपने भाई को गुड्स बेच दूं और कह दूं मैंने प्रॉफिट कमाया, तो क्या प्रॉफिट कमाया मैंने, ऐसा तो नहीं होगा। तो उस केस में क्या एडजस्टमेंट होता है उस प्रॉफिट का, वो हम स्टडी करेंगे आगे, लेकिन पहले इस लेवल के कुछ क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे। और किस लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, मतलब इजी क्वेश्चन है, इसमें मेन क्राइटेरिया यही है कि डिपार्टमेंट वाइज ट्रेडिंग पीरियड बनाओ, एक्सपेंसेस को डिपार्टमेंट वाइज बांटो, और फिर डिपार्टमेंट वाइज रिजल्ट